नमस्ते। सर नमस्ते। नमस्ते बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 किसी को कोई डाउट है, कोई चाहता है डिस्कस करना? सर एक डाउट है। यस सर। 2 में? यस सर। ठीक है। A spotlight S rotates in a horizontal plane with a constant angular velocity of 0.1 radian per second. The spot of the light P moves along the wall at a distance of 3 meter. What is the velocity of spot P when theta equals to 45 degree? ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए मान लीजिए ये सोर्स ऑफ लाइट है हमारे पास, इस मार्कर को आप सोर्स ऑफ लाइट समझ लीजिए। दिस कैन बी रोटेटेड लाइक दिस। ये सोर्स जो है इसको इस तरह से रोटेट किया जा सकता है। अब इससे लाइट का एक फोकस निकलता है और वो बोर्ड पे फॉल करता है। यहाँ पे जब ये रोटेट करेगा तो वो फोकस कैसा होगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन में मूव करना शुरू कर देगा। ये इस तरह से रोटेट करेगा, दैट फोकस विल मूव ऑन दिस स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो हम इसका एक फिगर बना लेते हैं और देखते हैं कि कैसे क्या करना है। ये बॉल मान ली हमने, ये सोर्स ऑफ लाइट मान ली, ऐसे करते हैं। दिस इज सोर्स ऑफ लाइट। 7 इससे लाइट निकली, ये डॉटेड लाइन के पास के लॉन्ग मूव करती है लाइट जहां पे है। अगर इसको मैं थोड़ा सा ऐसे घुमा दूं तो यही वाली पॉइंट इधर आ जाएगा मूव करके। अब हमें ये वाला डिस्टेंस दिया गया है क्वेश्चन में कि स्पॉटलाइट बॉल से कितनी दूर है, ये डिस्टेंस हमें दे दिया गया है। लेट मी चेक व्हाट इज द डिस्टेंस गिवन। आई थिंक इट वाज 3 मीटर। And this angle is theta as mentioned in the question. मैं इसको थीटा, चलो इसको मैं मान लेता हूँ ये वाला एंगल है। वैसे तो ये 90 माइनस थीटा, इसे मैं अल्फा मान लेता हूँ। यहां से लेकर के यहां तक की ये लेंथ मैं x मान लेता हूँ। जब आप इस स्पॉटलाइट को रोटेट करोगे तो क्या होगा, ये x वेरी करेगा। दिस x इज गोइंग टू चेंज। कभी ये x यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। तो जब ये इस तरह से थी लाइट, आप सोचो तो ये स्पॉट यहाँ पे आ रहा था, पी पॉइंट यहाँ था। इसको ऐसे घुमाना शुरू किया आपने, ये यहाँ से मूव करते करते यहाँ चला गया। तो पहले x 0 था, इस पॉइंट को वो समझ लो s, पहले x 0 था और बाद में x चेंज कर रहा है। अल्फा x और इस हाइट को, ये एक कांस्टेंट डिस्टेंस है, ये वाली लेंथ जो है वो कांस्टेंट है। फोर्स का कितना डिस्टेंस है उसे, इसे मैं सपोज h डिनोट कर देता हूँ। आई वांट अ रिलेशनशिप बिटवीन h, x एंड अल्फा। h, x एंड अल्फा के बीच का रिलेशनशिप चाहिए मेरे को। राइट एंगल ट्रायंगल से वो ट्रिग्नोमेट्रिकली मिल जाएगा मेरे को रिलेशनशिप। मेरे को मिलता है tan अल्फा इक्वल्स टू x अपॉन h, या यहां से मिलता है x इक्वल्स टू h tan अल्फा। इस इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हैं, एक x वेरी करता है और दूसरा अल्फा। जब ये ऐसे था तो अल्फा 0 है, इस तरह से मूव कर रहा है तो अल्फा वेरी कर रहा है। इसका मतलब इसमें दो वेरिएबल होकर, इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, dx by d अल्फा फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। dx by d अल्फा, क्या ये डिफरेंशिएट कर पाएंगे आप लोग? dx by d अल्फा निकाल पाएंगे यहां से? h इज कांस्टेंट, नहीं आ पाया। tan अल्फा का डेरिवेटिव नहीं आता आपको? h into d by d अल्फा ऑफ tan अल्फा। tan अल्फा का डेरिवेटिव नहीं पता आप लोगों को? बोलो बच्चों, अल्फा पता है ना क्या होता है? सेकंड स्क्वायर अल्फा। सेकंड स्क्वायर अल्फा। तो ये dx by d अल्फा की वैल्यू मेरे को मिल गई, dx by d अल्फा इक्वल्स टू h सेकंड स्क्वायर अल्फा। यहां से मैंने dx को सब्जेक्ट बनाया।
dx equals to h secant square alpha d alpha, dt से दोनों तरफ डिवाइड किया। ये तो हो गई स्पॉटलाइट की वेलोसिटी, जो स्पॉट वॉल पे मूव कर रहा है उस स्पॉट की वेलोसिटी जो हमें फाइंड आउट शायद करने को कहा गया v। h secant square alpha एज इट इज रहने देता हूं, और ये चीज क्या हो गई, किस रेट से ये एंगल चेंज हो रहा है, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा से डिनोट कर रहा हूं इससे मैं। एंगुलर वेलोसिटी w जैसा दिखता है, इट इज अ ग्रीक लेटर जिसे ओमेगा से डिनोट किया मैंने। अब देखो h मेरे को मालूम है 3 मीटर, थीटा 45 डिग्री दिया तो अल्फा भी 45 डिग्री हो गया। जिस इंस्टेंट पे आपसे कह रहा है तो उस समय अगर ये एंगल 45 डिग्री हो जाए तो ये भी 45 डिग्री होगा। एंड आई थिंक हमें ओमेगा की वैल्यू भी दी गई थी शायद 0.1 रेडियन पर सेकंड। एंगुलर वेलोसिटी 0.1 रेडियन पर सेकंड। तो अब हम इसे फाइंड आउट करने की बात करते हैं। v when alpha equals to 45 डिग्री तब के लिए करता है। h की वैल्यू 3 यूनिट c, sec स्क्वायर 45, sec स्क्वायर 45, sec 45 की वैल्यू √2 होती है। sec स्क्वायर 45 जो है वो 2 हो गया। ओमेगा आपको दिया गया था 0.1। सारी वैल्यूज आपने एसआई सिस्टम में सब्स्टिट्यूट किया तो दिस इज इन मीटर पर सेकंड। ये आपको आंसर मिल गया इसका, मीटर पर सेकंड है। तो इट इज 0.6 मीटर पर सेकंड। कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर। क्लियर है बच्चों? ये सर 1। क्लियर है ये? यस सर। ठीक है। मैं एक तरफ से रीड करके चलूंगा बेटा, बीच में किसी का डाउट होगा तो वो भी बताता हुआ चलूंगा। फोर्थ, यस सर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। देखते हैं क्या कह रहा है। थर्ड भी है। क्या चीज बेटा? थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन भी, थर्ड क्वेश्चन तो मैंने पिछले लेक्चर में सॉल्व किया। उसमें से देखो, ये आप लोगों ने पहले भी मेरे से डाउट असाइनमेंट में था, उस दिन डाउट की तरह से पूछा, मैंने इसे सॉल्व किया है इस क्वेश्चन को। वहां से देखो, नहीं मिलेगा तो मैं इसका सॉल्यूशन भेजूंगा आपको थर्ड का, क्योंकि एक बार ऑलरेडी मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ। वीडियो में आप चेक कर सकते हो पिछले। और अब आता है फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास। 2 मीटर वाइड ट्रक is moving with a uniform velocity of 8 meter per second along a straight horizontal road. A pedestrian starts crossing the road at an instant when the truck is 4 meter away from him. The minimum constant velocity with which he should run to avoid the accident. ठीक है, चलिए इसको भी देखते हैं हम। Suppose this is the position of the pedestrian. ये पैदल चलने वाला आदमी यानी कि पेडेस्ट्रियन, उसकी पोजीशन P मान ली मैंने। ये ट्रक का फ्रंट पोर्शन हो गया विच इज 2 मीटर। अब ये ट्रक इस तरह से मूव कर रहा है, इनिशियली ये पोजीशन P की यहाँ पे है। अब इस पर्सन ये इधर मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी हमें दी गई है आई थिंक 8 मीटर पर सेकंड। यहां से यहां तक का P से लेके ट्रक के ये वाले पोर्शन को A नाम दे देते हैं, इसको भी B कहते हैं। ये AP लेंथ हमारे को दी गई है 4 मीटर। ठीक है, अब देखो इसे रोड क्रॉस करनी है। इसके पास कई तरीके हैं रोड क्रॉस करने के। एक, ये स्ट्रेट ऐसे रोड क्रॉस कर सकता है। दूसरा, ये रोड ऐसे क्रॉस कर सकता है। तीसरा, ये रोड ऐसे क्रॉस कर सकता है। हमें नहीं पता कि ये रोड जो है किस डायरेक्शन में क्रॉस करेगा, लेकिन हमें मालूम है कि इसने जो रोड क्रॉस करनी है वो किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से क्रॉस करनी है,
और उसी कांस्टेंट वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है कि कितनी मिनिमम वेलोसिटी से ये रोड क्रॉस कर सकता है। तो हम एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि ये कुछ इस तरह से रोड क्रॉस करेगा इस पाथ में। जिस समय ये सी पे पहुंचे, अगर ये ट्रक का बी पॉइंट उस समय तक सी पे नहीं पहुंचा, सी से पहले रह गया कहीं, तो इसका मतलब है कि एक्सीडेंट नहीं होगा। इस पॉइंट से जरा सा भी पहले ट्रक का फ्रंट पोर्शन रह गया तो क्या होगा कि ये एक्सीडेंट नहीं होगा। कैसे? अब आप देखो, दिस इज द ट्रक, दिस इज द पेडेस्ट्रियन, ये ट्रक ऐसे मूव करता हुआ आ रहा है, उस समय ये पेडेस्ट्रियन ऐसे जा रहा है। जब ये यहाँ पहुंचा तो बस ये जस्ट निकल गया यहाँ से, ये एक्सीडेंट बच गया। इनके बीच में 1 मिलीमीटर का डिफरेंस था तो भी ये एक्सीडेंट बच गया, इसके बाद ट्रक निकला यहाँ से। तो हमने ऐसे मान लिया। अब ऐसे मानने में कुछ ना कुछ तो डायरेक्शन बतानी पड़ेगी क्या है। हमने कहा सपोज ये एंगल थीटा है और इस डायरेक्शन की वेलोसिटी मान ली v। We can go with two approaches। एक हम रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट से चल सकते हैं, बिना रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट से चल सकते हैं। पहले मैं बिना रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट से चलता हूं। ये लेंथ हो गई 2 मीटर। अगर ये वेलोसिटी v है तो इस v का कंपोनेंट इस डायरेक्शन का, दिस एंगल इज थीटा, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, या ये कंपोनेंट होगा v sin थीटा। और इसी तरह इस v का इधर का कंपोनेंट v cos थीटा, वेलोसिटी के लिए निकाला। ओके, अगर ये लेंथ 2 मीटर है तो ये वाली लेंथ इसी ट्रायंगल को यूज किया, ये एंगल थीटा हो गया, ये लेंथ 2 है तो ये वाली लेंथ कितनी हो गई 2 cot थीटा, 2 cot थीटा। अब हम कह रहे हैं जिस समय ये पर्सन यहां पहुंचेगा, ट्रक इससे जस्ट थोड़ा सा पहले होगा, थोड़ा सा पहले। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए आपको बोला, इससे मान लो इस पॉइंट से 1 mm पीछे है ट्रक, तो भी एक्सीडेंट बच गया। लेकिन इतनी बड़ी लेंथ के कंपैरिजन में 1 mm तो नेग्लिजिबल है, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि ट्रक ने लगभग यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ट्रेवल की, जिसमें से यहाँ से यहाँ तक की ये लेंथ 4 मीटर की है और ये वाली लेंथ 2 cot थीटा है। तो ट्रक ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो ट्रेवल किया है 4 + 2 cot थीटा। और इस पर्सन ने जो लेंथ ट्रेवल की है ये भी निकाल देता हूं मैं। ये 2 मीटर था, ये एंगल थीटा था, तो ये हो गया हमारे पास 2/sin थीटा। ये लेंथ हो गई P से C तक की, PC लेंथ हो गई 2/sin थीटा। अब जब यह पेडेस्ट्रियन यहाँ था तो ट्रक यहाँ था। पेडेस्ट्रियन जिस समय चलते चलते यहाँ पहुंचा, उस समय ये ट्रक चलते चलते भी लगभग इसी पोजीशन पे पहुंच गया, यानी कि दोनों ने टाइम तो सेम ही लिया है। तो मैं टाइम निकालता हूँ, पहले ट्रक की इंफॉर्मेशन को लेकर के टाइम निकालता हूँ। ट्रक का ट्रेवल डिस्टेंस वो हो गया मेरे पास 4 + 2 cot थीटा। ये ट्रेवल डिस्टेंस है ट्रक का, डिवाइडेड बाय ट्रक की स्पीड कितनी थी 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये टाइम आ गया कितनी देर में ट्रक यहां से चल के यहाँ वाली पोजीशन पे पहुंच जाएगा। और यही टाइम पर्सन की उससे निकालता हूँ। पर्सन ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो यहाँ से यहाँ तक, वो हो गया 2/sin थीटा। और पर्सन ने जिस स्पीड से ट्रेवल किया वो v है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2/v sin थीटा। फिर से लिख देता हूँ इसे 2/v sin थीटा। ठीक है, इस इक्वेशन को से v को सब्जेक्ट बनाने की बात करते हैं। सबसे पहले 2 कॉमन लिया यहाँ पे मैंने और इस 2 से कैंसिल किया। अब मेरे पास v sin थीटा को मैंने सपोज पहले सब्जेक्ट, v sin थीटा को सब्जेक्ट बनाया। इस v sin थीटा को मैं इक्वल के इधर ले आया, v sin थीटा, ये 2 कैंसिल ही कर दिया इधर कॉमन लेकर के, ये 8 उधर ले गया बाय यहाँ पे 2 + cot थीटा, 2 + cot थीटा। cot थीटा इज cos थीटा अपॉन sin थीटा। नाउ v =
इस साइन थीटा को भी इधर ले गया, 8/2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये आ गया। अब जैसे ही आया मुझे बी मिनिमम निकालना है, तो मैंने कहा फॉर V टू बी मिनिमम ये तो ऊपर तो कांस्टेंट ही है, 8 जो है न्यूमरेटर तो कांस्टेंट ही है, डिनोमिनेटर जिस समय मैक्सिमम हो जाएगा उस समय बी मिनिमम हो जाएगा। फॉर V टू बी मिनिमम 2 sin थीटा प्लस cos थीटा should be maximum, should be maximum। और आपको मालूम है इसके मैक्सिमम की वैल्यू तो आपको आती है निकालनी। आपको बताया था कि अगर a sin थीटा प्लस b cos थीटा है हमारे पास, a sin थीटा प्लस b cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, √a² प्लस b²। याद रखो ये कई बार हमारे पास आता है, अगर भूल गए हो तो इसके लिए मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट लगा करके भी निकाल सकते हो आप ये वैल्यू। लेकिन वैसे आप याद रखो ये हमने मैथमेटिकल टूल में भी पढ़ा, इससे पहले जो टेस्ट हुआ था, जो अपना ग्रुप का टेस्ट हुआ था, उसमें भी एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया हुआ था, असाइनमेंट में भी हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन किया है। तो इस चीज का आप ध्यान रखो, ये अक्सर हमारे पास सामने आ जाता है, तो इसका ये फॉर्म है। तो इसका मतलब है वी मिनिमम कितना हो जाएगा हमारे पास, अब हम वी मिनिमम की बात करते हैं, तो वी मिनिमम इक्वल्स टू, ये तो 8 अपनी जगह रहेगा और इसकी हमारे को मैक्सिमम वैल्यू रखनी है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज 8/5। SI में है, ये मीटर पर सेकंड में होगा। इसको सिंपलीफाई कर लीजिए, जो भी आपका आंसर आता है वो आंसर मैच कर जाएगा। क्लियर है ये? कोई डाउट उसमें किसी को? सर एक डाउट है। बोलो बेटा क्या डाउट है? सर अगर ये दोनों सेम टाइम पे टी टाइम में अगर ये दोनों उधर पहुंचेंगे तो फिर तो सर एक्सीडेंट हो जाएगा सेम। मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो। एक्चुअली में ट्रक यहाँ नहीं पहुंचा है, इससे ट्रक थोड़ा सा पहले है। अब वो थोड़ा सा कितना पहले, मैंने एग्जांपल के लिए कहा जैसे 1 mm, ठीक है ना। अब आप ऐसे समझो, थोड़ी देर के लिए ऐसा मानो कि ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक की B से C तक की लेंथ 20 मीटर है, ठीक है, या चलो 200 मीटर मान लेता हूँ और थोड़ी बड़ी वैल्यू लेता हूँ। सपोज B से C तक की लेंथ 200 मीटर है। अब मैं 1 mm बोल रहा हूँ, उससे भी छोटी वैल्यू ले लो, 0.0001 mm, 0.0001 mm, यानी कि 0.30 पर 1 mm। अभी भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, बच गया। लेकिन कितना डिस्टेंस अब ट्रक ने ट्रेवल किया, 20 मीटर माइनस 0.0001 mm, ये तो लगभग 20 मीटर ही हो गया ना बेटा, नियरली 20 मीटर ही हो गया। तो हम उसे इसलिए नियरली लिमिटिंग वैल्यू उसकी इक्वल ले रहे हैं, जबकि वो उसकी इक्वल है नहीं। हम कह रहे हैं लगभग इसके बराबर है। तो जो v भी निकाल रहे हैं वो हम लगभग बता रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई लगभग जो है v की वैल्यू मिनिमम इतनी होगी। और यही हमसे कहता कि आप मैक्सिमम वैल्यू v की बता दो जिससे एक्सीडेंट हो जाएगा, तो भी हम यही आंसर देते हैं। दिस इज मिनिमम वैल्यू टू अवॉइड एक्सीडेंट। एंड आंसर अगर हमें देना होता कि मैक्सिमम v की वैल्यू जिससे एक्सीडेंट हो ही जाता है, तब ये भी आंसर हमारा यही आता, क्योंकि वहां तब हम एग्जैक्टली 20 ले रहे होते और अभी हम 20 से नेग्लिजिबली कम ले रहे हैं। वो नेग्लिजिबली कम जो है उसे हम जीरो जैसा ट्रीट कर रहे हैं, जबकि वो जीरो नहीं है। हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसा करते हैं। हम शॉपकीपर के पास गए, हमने गुड्स परचेज किए, हमारे गुड्स की बिलिंग हुई, बिलिंग होने के बाद बिल आया हमारा 1,50,000 ठीक है। तो अगर कस्टमर इसको 1,00,000 रुपए देगा, कहेगा भाई हो गया बिल तुम्हारा पूरा, तो ये शॉपकीपर मान लेगा, 50 पैसा नहीं मांगेगा उससे कि भाई 50 पैसा भी दो। कस्टमर कहता मेरे पास 50 पैसा है ही नहीं, 1,00,000 रुपए बताओ देते हो कि नहीं देते हो, तो कहेगा भाई ठीक है इतना ही है एक बिल। हो सकता है बिल पकड़ाते हो, कहता कस्टमर बिल देखे ना, उससे पूछे कितना अमाउंट हुआ है, तो उसको खुद ही शर्म आ जाए कि 1,00,000 रुपए 50 पैसा बोले, वो खुद ही बोल दे 1,00,000। 50 पैसा जीरो नहीं है, लेकिन जीरो जैसा ट्रीट हो रहा है। ऐसे ही वो छोटा सा सेपरेशन जो ट्रक और पर्सन के बीच में बच गया, वो जीरो नहीं है, लेकिन बाकी ट्रेवल डिस्टेंस के कंपैरिजन में उसे हम नेग्लिजिबल लेकर के जीरो जैसा ट्रीट कर रहे हैं। क्लियर है अब ये? यस सर। कोई डाउट? इसी को मैं आपको रिलेटिव वेलोसिटी के कांसेप्ट से भी समझाता हूँ। मेहनत हमारी मोर और लेस इक्वल लगेगी, लेकिन जस्ट कि हम रिलेटिव वेलोसिटी के साथ भी थोड़े से हैबिचुअल होने लगे, तो इसलिए बता रहा हूँ आपको।
ये ट्रक की पोजीशन थी, 2 मीटर वाइड था। मैंने कहा पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, जैसे ही विद रिस्पेक्ट टू ट्रक कहा तो ट्रक को तो रुका हुआ मान लेंगे, अब अकेला पर्सन मूव करेगा, लेकिन पर्सन के पास दो वेलोसिटीज होंगी, एक उसकी खुद की वेलोसिटी जो उसके पास थी, और दूसरी ट्रक वाली वेलोसिटी भी उसको मिल जाएगी पर ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो पर्सन की खुद की वेलोसिटी ऐसे मान लेता हूं v थी, और उसे ट्रक वाली वेलोसिटी भी मिल गई, ट्रक इधर मूव कर रहा था तो ट्रक की वेलोसिटी जो मिली वो इधर मिल गई। ऐसे थोड़ा दूर बना लेता हूं, फिगर बनाने में आसान रहेगा। यहाँ ये पर्सन की वेलोसिटी, बड़ा बन रहा है, बहुत छोटा बना है। ये ट्रक वाली वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में 1 मिनट, ये पर्सन की वेलोसिटी। अब पर्सन के पास दो वेलोसिटी हो गई, एक उसकी खुद की वेलोसिटी v, इधर का एंगल आपने थीटा लिया था, अभी भी आप थीटा मान लीजिए इस एंगल को, दिस एंगल इज थीटा, और इधर वाली वेलोसिटी 8। अगर इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसा हो जाए, इस तरह से रिजल्टेंट आ जाए इन दो वेलोसिटीज का, इस v और इस 8 का, ये रिजल्टेंट इस तरह से आ जाए तो रिजल्ट क्या होगा, ये पर्सन स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, ट्रक को ऐसा दिखेगा, और ट्रक तो अब रुका ही हुआ है। अगर ये जस्ट इस एज के पास से निकल जाए, वही छोटा सा सेपरेशन रहेगा, एकदम एज के पास से निकल गया ऐसे, ये इस तरह से इस एज के एकदम पास से ट्रक के ये निकल गया, आप मान लो 1 mm 0.1 mm दूर से निकल गया तो भी ट्रक से टकराया नहीं ना, तो ये मैंने इस तरह से बना लिया। अब ये जैसे ही बना मेरे पास, तो देखो पर्सन की वेलोसिटी के मैंने दो कंपोनेंट्स ले लिए, ये जो वेलोसिटी v इस तरह से डायरेक्टेड थी, इसको मैंने दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया, ऐसे मान लो x एक्सिस है और ऐसे मान लो y एक्सिस है। तो एक इसका कंपोनेंट v का इधर आ गया v cos थीटा मैग्नीट्यूड, और एक v का कंपोनेंट इधर आ गया v sin थीटा। अब पर्सन के पास टोटल वेलोसिटी क्या हो गई, एक v cos थीटा इधर है, एक 8 इधर है, और नेट वेलोसिटी उसकी इस तरह से डायरेक्टेड है, यानी कि इसका कंपोनेंट तो इधर प्रेजेंट है, ये वाली वेलोसिटी यहां से यहां तक की, उसकी वैल्यू इधर वाली वेलोसिटी की कितनी हो गई, 8 माइनस v cos थीटा, इस डायरेक्शन की वेलोसिटी। और इस डायरेक्शन में ये सेपरेशन आपको 4 मीटर का दिया था तो ये 4 लिख दिया, ये टाइम टेकन हो गया पर्सन के लिए। फिर मैंने ये वाली वेलोसिटी ली थी पर्सन की, इस डायरेक्शन में एक ही वेलोसिटी है v sin थीटा, और इस डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट कितनी है, यहाँ पहुंचता है तो इस डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट यहाँ से आने में इस डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट हो गई 2 मीटर, ये वाली 4 मीटर इस डायरेक्शन की, और इस वाली डायरेक्शन की 2 मीटर, तो ये फिर से टाइम निकल आया 2 मीटर बाय जिस डायरेक्शन की वेलोसिटी ली है उसी डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट लिया है, ये आ गया। ये आपका बिल्कुल पहले जैसा फॉर्म हो जाएगा, आप इससे v को सब्जेक्ट बना लीजिए, ये 2 कैंसिल आउट हो गया आपके पास, इससे फिर से v को सब्जेक्ट बना लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया मैंने, 2v sin थीटा इक्वल्स टू 8 माइनस v cos थीटा, इस टर्म को इधर ले आया, v कॉमन हो गया, 2 sin थीटा, ये जब इधर आया था तो प्लस में आया था, प्लस cos थीटा इक्वल्स टू 8, तो v इक्वल्स टू 8 अपॉन 2 sin थीटा प्लस cos थीटा, और इसके बाद का तो प्रोसेस सेम है, ये आपने पहले किसी और मेथड से निकाला था, अभी किसी और मेथड से निकाल लिया है, इसके बाद तो आपको मालूम है v मिनिमम चाहिए तो ये मैक्सिमम चाहिए, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू √5 है। क्लियर है ये, कोई डाउट इसमें किसी को? स्टूडेंट्स, आर यू एबल टू हियर मी?
Yes, sir. क्लियर इसकी करेंगे? रिकॉर्डिंग कब, अरे इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग कब तक मिल जाएगी? इस वीडियो की रिकॉर्डिंग जो है मेरा ख्याल है 2-3 घंटे में मिल जाएगी आपको आपसे। मेरी बात सुनो, हो सकता है ये जो जूम की क्लासेस के वीडियो हैं ये बहुत क्लियर ना आते हो आपको रिकॉर्डिंग में। अगर ऐसा होता है और कोई बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट उस दिन कवर होता है तो उस टॉपिक का मैं अलग से भी वीडियो बना करके आपको दे सकता हूँ। आप प्रोवाइडर बता दो कि ये चीज मुझे इसमें से क्लियर नहीं हो रही सर, इसका सेपरेट वीडियो भेज दो, तो मैं उतनी चीज का अलग से वीडियो बना करके भी भेज दूंगा आपको सेपरेट। क्योंकि जब हम फाइनली बिना जूम के रिकॉर्ड करेंगे तो उसकी क्लियरिटी अलग होगी, इसमें शायद उतना क्लियरिटी ना हो, और अगर क्लियर रहता है इसमें तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए हमने ये क्वेश्चन किया था 4th, 5th में कोई डाउट? 6th क्वेश्चन नंबर 5th। Question number 5. A particle leaves the origin with an initial velocity u equals to 3 I meter per second and a constant acceleration. मैं डेटा नोट करूंगा एक बार। इनिशियल वेलोसिटी मेरे को दी गई है u equals to 3 I meter per second. Acceleration is given as -1 I minus 0.5 J meter per second square. Acceleration meter per second square. Its velocity v and position vector r when it reaches its maximum x coordinate. ठीक है, हमें दो चीजें निकालनी है, एक उसकी वेलोसिटी बतानी है और एक उसका पोजीशन वेक्टर बताना है, तब जब उसका x कोऑर्डिनेट मैक्सिमम हो जाए। अब हम जरा देखते हैं कि हो क्या रहा है एक्चुअली। उसके पास दो तरह के एक्सेलरेशन है, एक x एक्सिस के अलोंग है, मोर प्रिसाइसली नेगेटिव x एक्सिस के अलोंग जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट का है, और दूसरा y एक्सिस के अलोंग है या कह लो नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग है जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो 0.5 का है और नेगेटिव y डायरेक्शन में डायरेक्टेड है। इसके पास इनिशियल वेलोसिटी, ये वाला एक्सेलरेशन, ये वेलोसिटी और ये वाला सिर्फ एक्सेलरेशन ऑपोजिटली डायरेक्टेड है। तो ये वाला एक्सेलरेशन क्या करेगा, इस वेलोसिटी को स्लो डाउन करना शुरू करेगा। जब ये इस वेलोसिटी को स्लो डाउन करना शुरू करेगा, पार्टिकल यहाँ पे ओरिजिन पे प्रेजेंट है, इधर मूव कर रहा है, स्पीड इसकी एक्चुअली में आप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए कि ये एग्जिस्ट करता है, जैसे मान लो ये है ही नहीं, सिर्फ सोचो ये और ये होता तो क्या होता, पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा होता, इसकी स्पीड कम होती होती जाती, यहाँ पे जाकर के जीरो हो जाती है इसकी वेलोसिटी, और यहाँ पे अगर इसकी वेलोसिटी जीरो होती उसके बाद क्या होता है, ये वापस लौटता। अगर ये नहीं होता तो ये वापस लौटता, यानी कि यहीं का कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट मैक्सिमम होता, क्योंकि यहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट होकर इस पॉइंट पी तक आने में एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ता गया है और वाई कोऑर्डिनेट सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ता गया और यहाँ पे जाकर के वापस लौटने लगा तो एक्स कोऑर्डिनेट कम होने लगा। लेकिन हमारे क्वेश्चन में कैसे है, वेलोसिटी ऐसे है, एक्सेलरेशन दो है, एक एक्सेलरेशन इधर है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का और एक एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन का है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, यूनिट्स मैंने लिखे नहीं है। तो अब पार्टिकल हमारा कैसे मूव करेगा, उसके पास इधर की वेलोसिटी है, कुछ देर में इस एक्सेलरेशन की वजह से इधर की वेलोसिटी एक्वायर करेगा, तो हमारे और ये वाली वेलोसिटी धीमे धीमे इस एक्सेलरेशन की वजह से कम होती जाएगी, ये वेलोसिटी कम होती जाएगी और ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन की बढ़ती जाएगी इस एक्सेलरेशन की वजह से, पहले जीरो थी इस डायरेक्शन में बढ़ती जाएगी। तो ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से बनना शुरू होगा, ये पार्टिकल का पाथ। जब पार्टिकल यहाँ पे पहुंचेगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट मैक्सिमम हो चुका होगा, दिस एक्सिस एक्स एक्सिस इज मैक्सिमम। इसके बाद क्या होगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट डिक्रीज होने लगेगा, ये कुछ इस तरह से चलेगा,
एक्स कोऑर्डिनेट डिक्रीजिंग हो गया। अब देखो एक्स कोऑर्डिनेट डिक्रीज हो गया, यहाँ से पहले इतना था, इतना बड़ा, ये ओरिजिन है आपके पास, और अब क्या रह गया, इतना डिक्रीज हो रहा है। यही मैक्सिमम है हमारे पास, तो इसके लिए हमें वर्कआउट करना है। तो हमें मालूम चल गया कि यहाँ पे पहुंचेगा जब एक्स कोऑर्डिनेट मैक्सिमम होगा, उस समय एक्स में वेलोसिटी जीरो होगी। मैक्सिमम मिनिमा का भी कंसेप्ट है। When x is maximum, dx by dt will be zero. dx by dt zero होने का मतलब velocity dx by dt हो गई velocity in x, तो velocity in x equals to zero. तो हम सिर्फ x वाला डेटा लिखते हैं for x direction. Initial velocity 3i मीटर पर सेकेंड। आप चाहो तो आप i ना भी लिखो, आप प्लस माइनस के साइन से काम चल सकते हो। एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन माइनस 1i मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। vx इक्वल्स टू 0। अब vx इक्वल्स टू 0 है, ये तीन चीजें पता है, दो चीजें आप फाइंड करो। एक डिस्प्लेसमेंट इन x which will be x maximum, इसे फाइंड करना है। दूसरा टाइम, कितना टाइम लगा, हम दो चीजें निकालने में इंटरेस्टेड हैं। जब ये निकालना होगा तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, 80 नहीं है सॉरी, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s लगा दें। v पता है, u पता है, a पता है। v की वैल्यू कितनी है 0, u की वैल्यू कितनी है +3, a की वैल्यू कितनी है -1। ये हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as में जब प्लेस करेंगे तो हमारे को सिर्फ एक ही चीज नहीं पता है, दैट इज s निकाल लेंगे। प्लेस भी करता हूं मैं, v स्क्वायर यानी कि 0, u स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर 9, ये नेगेटिव में था, -2as, -2 a 1 है, s का मतलब x मैक्सिमम है, तो x मैक्सिमम हमें ऑब्टेन किया। x मैक्सिमम इक्वल्स टू 9/2, वेक्टर में लिखोगे तो 9/2 i कैप लिख दोगे, इसी को वेक्टर में करोगे तो यहाँ i कैप और लगा दोगे, तो अब हमें x मैक्सिमम मिल गया। दूसरी चीज हमें टाइम निकालनी है। इस डेटा से टाइम निकालने के लिए v इक्वल्स टू u प्लस 80 निकालता हूँ। v की जगह 0, u की जगह 3, a की जगह -1 और t की जगह t, तो यहाँ से t की वैल्यू मिल गई 3 सेकंड में। ऐसा होता है। अब मैंने कहा फॉर y डायरेक्शन, फॉर y डायरेक्शन, y डायरेक्शन के लिए इसी तरह से डेटा लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी इन y कितनी है 0, ऐसे समझ लो जैसे ये 0 j मीटर पर सेकंड, तो इनिशियल वेलोसिटी इन y 0 हो गई। एक्सेलरेशन इन y कितना है -0.5, -0.5 मीटर पर सेकंड j क्या वेक्टर में लिख दो, ठीक है। टाइम कितना लगा, टाइम तो सेम ही है जो x के लिए था, वही 3 सेकंड का। अब हमें निकालना क्या है y कोऑर्डिनेट, सेवंथ वे सेवंथ लेता हूं, x y इक्वल्स टू y है, ये हमें निकालना है। अब देखो u पता है, a पता है, t पता है, तो हम s निकाल सकते हैं ut प्लस हाफ at स्क्वायर से। s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s की जगह y आया, ut का टर्म 0 हो गया, u 0 था, हाफ at स्क्वायर, ये माइनस में था, हाफ at स्क्वायर, तो माइनस हाफ a की जगह 0.5 दैट इज 1/2, t स्क्वायर दैट इज 9, इतने मीटर का, तो y इक्वल्स टू -9/4 मीटर। अब पार्टिकल जहां पे पहुंचा है चलते चलते, यहां से चला था, यहां से चलते चलते कहीं यहां पहुंच गया है जब उसका x मैक्सिमम हुआ है, तो इस जगह के लिए y कोऑर्डिनेट आप निकाल चुके हो, x कोऑर्डिनेट निकाल चुके हो। x कोऑर्डिनेट है 9/2, y कोऑर्डिनेट है -9/4, -9/4। पोजीशन वेक्टर बना ये वाला वेक्टर, ये वेक्टर आपका पोजीशन वेक्टर हुआ r वेक्टर। तो r वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, r वेक्टर कैन बी रिटन एज ये वाला दैट इज 9/2 i कैप, और ऐसे -9/4 j कैप। ये पोजीशन वेक्टर आ गया हमारे पास। और वेलोसिटी निकालनी थी, अब वेलोसिटी भी आप निकाल सकते हो। वेलोसिटी के लिए सिंपली डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लो, v इक्वल्स टू u प्लस a थीटा। वेलोसिटी के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लो, v इक्वल्स टू u प्लस a थीटा। v को v रहने देता हूं, u की जगह u की वैल्यू रख देता हूं 3i,
एक ही जगह एक ही वैल्यू रख देता हूं। v इक्वल्स टू u, प्लस की जगह ये दोनों क्योंकि माइनस में थे तो माइनस बाहर लिख लिया, एक t लिखना रह गया, t आप कंक्लूड कर चुके हो 3 सेकंड का, ये 3 लिखा। तो v को सिंपलीफाई करो, v इक्वल्स टू ये 3 इसमें मल्टीप्लाई हुआ 3i माइनस 3i, तो i वाला 0 हो गया आपके पास। ये हमें पता भी था कि x एक्सिस में वेलोसिटी 0 हो जाएगी जब x कोऑर्डिनेट मैक्सिमम होगा, तो आपके पास ये आ गया -3/2 j क्या, ये वेलोसिटी आ गई। क्लियर है ये? Yes, sir. Is this clear to all of you? Yes, sir. ठीक है। This was, I think, 5th question. Yes. 6th में कोई doubt? Yes, sir. A particle is moving with velocity v equals to, सर फर्स्ट अब फर्स्ट में बाद में लौटूंगा, शुरू में मौका दिया था, पूरा पेपर कंप्लीट होने के बाद ही लौट पाऊंगा फर्स्ट पे, कि ब्रैकेट में y i कैप प्लस x j कैप, where k is a constant, the general equation of its path is, इसके पाथ की इक्वेशन निकालनी है। ये भी मैंने वैसे पिछले उसमें एक्सप्लेन किया था आपको। आप एक काम करो, इसको दो पार्ट में लिखो, एक लिखो vxi का प्लस vy j का, इस वेलोसिटी को लिख दिया, और इधर आया ky i का प्लस kx j का, इससे vx की वैल्यू हो गई ky और इससे vy की वैल्यू हो गई kx। dx को मैं लिख सकता हूं dx by dt, dx by dt equals to ky, इसको मैं लिख सकता हूं dy by dt। इसे मान लो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड कंसीडर दिस टू बी सेकंड इक्वेशन। मैंने कहा सेकंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन, ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि किसी तरह से t हट जाए। लोकस निकालना है तो मैंने कहा था कि अगर दो वेरिएबल किसी तीसरे वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस होते हैं और अगर हम उस तीसरे वेरिएबल को हटा दें तो उन दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप निकल आता है, और ये तीसरा वेरिएबल 99.9% के इसमें टाइम ही मिलता है हमारे को पूरी फिजिक्स में। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमारे पास x जो है उसका रिलेशनशिप y से प्रेजेंट था, y का रिलेशनशिप x से प्रेजेंट था, साथ में t का टर्म भी आ रहा था। t एलिमिनेट करने का डिसाइड किया, भले ही वो dt आ रहा था, तो मैंने कहा डिवाइड करेंगे तो हट जाएगा। तो ये जब लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड किया तो dy by dx इक्वल्स टू k कैंसिल हो गया, x अपॉन y आ गया, y को इधर ले जाइए, dx को उधर ले जाइए, तो अब यही इक्वेशन हो गई आपके पास y dy इक्वल्स टू x dx। इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों तरफ, आपको इक्वेशन मिल गई। इसका मिला आपको y स्क्वायर बाय 2 प्लस कोई कांस्टेंट c1, इधर मिला आपको x स्क्वायर बाय 2 प्लस कोई कांस्टेंट c2, इसे मैंने लिखा y स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू x स्क्वायर बाय 2 प्लस कांस्टेंट c1 प्लस c2, 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, y स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, सॉरी ये c1 उधर लेके गया था माइनस में होगा, c2 माइनस c1 c2 माइनस c1, y स्क्वायर इक्वल्स टू ये तो x स्क्वायर, और ये चीज भी कोई कांस्टेंट है मान लो c, तो ये आ गया y स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस c। क्लियर है ये? कोई डाउट इसमें किसी को? No, sir. 7th question. A parachutist drops freely from an aeroplane for 10 seconds before the parachutes open out. Then he descends with a net retardation of 2.5 meter per second square. If he bails out of the plane at a height of 2495 meter and g equals to 10 meter per second square, hit velocity on reaching the ground is, मेरा ख्याल ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस किया हमने। यस सर। Yes, sir.
तो फिर लेकिन आंसर की में आंसर गलत था। वो करेक्ट करा दूंगा मैं बेटा। आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट लगता है कि इसकी आंसर की गलत है, वो क्वेश्चन मुझे पोस्ट कर दो कि सर इसके आंसर मेरे को डाउटफुल लग रहे हैं, मैं उनको दोबारा से सॉल्व कर लूंगा, और अगर उनके करेक्शंस बनते होंगे तो वो आंसर की मैं करेक्शंस करवा दूंगा, और नहीं बनते होंगे तो आपको उसके सॉल्यूशंस भेज दूंगा, या फिर जूम क्लास पर उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लूंगा। 5 है। ठीक है, आप ये मेरे को पोस्ट कर देना कि सर इस क्वेश्चन में मेरे को डाउट है, आंसर्स में आंसर की डाउटफुल, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 7, तो आप क्वेश्चन नंबर 7 लिखो, ब्रैकेट में लिख दो सर एडी लिख दो, एडी को मैं समझ लूंगा आंसर डाउटफुल। मतलब आपको सॉल्व करना आ रहा है, आपके अकॉर्डिंगली आप जो आंसर निकाल रहे हो वो की से मैच नहीं कर रहा, तो मैं चेक कर लूंगा। अगर मेरा आंसर की से मैच करता है तो इसका मतलब आपको कंसेप्ट में कहीं कोई प्रॉब्लम हुई है, तो मेरे को लगेगा कि मैं इसको सॉल्व करके आपको सॉल्यूशन भेज दूं तो सॉल्यूशन भेज दूंगा। मुझे लगेगा कि नहीं ये तो एक ऐसा कंसेप्ट है कि बहुत लोग गलती कर सकते हैं, कॉमन चीज है, तो मैं कहूंगा इसको भाई जूम पे डिस्कस कर लेता हूँ, उसको जूम पे डिस्कस कर लूंगा, ठीक है ना। इस तरह से हम कर लेंगे। 8th में कोई डाउट? 9th 10th 11th? Sir, 10th. 10th. A stone is dropped into a well in which the level of water is h below the top of the well. If v is the velocity of sound, the time capital T after which the splash is heard by it. मान लीजिए this is the well, water level यहाँ पे है, नीचे पानी है इस well में, this height is given as h, यहाँ से स्टोन को ड्रॉप किया गया, अब स्टोन यहाँ से मूव करेगा, मूव करते करते कुछ देर के बाद h हाइट ट्रेवल कर लेगा वो, और पानी से टकरा जाएगा। पानी से टकराएगा तो उसके टकराने की वजह से एक आवाज प्रोड्यूस होगी जिसे स्प्लैश का साउंड बोला है। टकराएगा तो पानी उछलेगा, उसे स्प्लैश बोल रहे हैं, और उसकी एक साउंड प्रोड्यूस होगी स्प्लैशिंग, तो साउंड प्रोड्यूस ही, वो साउंड फिर यहाँ से ट्रेवल करेगी, और यहीं पे हमारा ऑब्जर्वर भी प्रेजेंट है, वो साउंड यहाँ पे पहुंचेगी तो वो ऑब्जर्वर सुन लेगा। यानी कि स्टोन ड्रॉप करने के कितनी की देर के बाद ऑब्जर्वर को सुनाई देगा? पहला, जितना टाइम स्टोन को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में लगा, प्लस जितना टाइम साउंड को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में लगा। तो पहले हम स्टोन के लिए वर्कआउट करते हैं कि स्टोन को कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का, तो मान लेते हैं वो T1 है। हमने इक्वेशन लगाई h इक्वल्स टू हाफ g T1 का स्क्वायर, तो T1 इक्वल्स टू 2h by g का रूट। दिस इज द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू हिट द वाटर, ठीक है ना। इसके बाद साउंड प्रोड्यूस हो गई। अब टाइम टेकन बाय द साउंड टू ट्रैवल दिस डिस्टेंस हाइट, तो वो मान लेते हैं T2 है। सर आपकी वीडियो नहीं आ रही। वीडियो नहीं आ रही बेटा, आपके उस आ रही है सर। नेटवर्क आ रही है ना, फिर से देखो एक बार मैं बोलता हूँ। पहले स्टोन का यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का टाइम निकाला, ये फॉर्मूला लगाया, ये निकल गया। अब यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हो गई है, साउंड यहाँ से यहाँ चलेगी पहुंचेगी, तो साउंड का यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम निकाल रहा हूँ। अब साउंड पे तो जी इफेक्ट करेगी नहीं, कोई मास तो है नहीं कि उसके ऊपर फोर्स लगेगी वेव के ऊपर, तो साउंड की स्पीड कांस्टेंट हो गई और डिस्टेंस ट्रैवल h हो गया, h by v, ये टाइम लग गया। तो टोटल टाइम जो लगा स्टोन ड्रॉप करने के बाद स्प्लैश सुनने के बीच का इंटरवल, स्टोन ड्रॉप और उसके बाद जब स्प्लैश सुना, इसके बीच में जो टाइम इलैप्स हुआ वो हुआ T1 plus T2। दोनों को ऐड कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। T1 और T2 हमने निकाल दिया। क्लियर है ये? क्लियर है बच्चों ये? Yes sir. क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। A stone dropped from the top of a travels 5/9 of the height, ये 9 नहीं है यहाँ पे, पहले भी जहां से लिया गया है मिसप्रिंट था, अभी भी मिसप्रिंट है। 5/9 of the height of the tower during the last second of its fall, ठीक है। हम मान लेते हैं टावर की हाइट h है, दिस इज द हाइट ऑफ द टावर। यहां से स्टोन को ड्रॉप किया, ये टोटल हाइट कितनी है? हम कह रहे हैं दिस इज h, और ये हाइट मान लो 5h/9। हम मान लेते हैं कि स्टोन को यहां से यहां तक पहुंचने में t टाइम लगा, तो t टाइम में जो डिस्टेंस ट्रैवल है वो हो गया h इक्वल्स टू हाफ g2²। ये रिलेशनशिप। अब ये आखिरी सेकंड में ट्रैवल लेंथ है,
तो आखिरी सेकंड कौन सा हो गया? टीएच सेकंड। तो मान लो टी 10 सेकंड है, स्टोन को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 10 सेकंड लगे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में आखिरी सेकंड कौन सा हो गया? 10 सेकंड। अगर स्टोन को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 7 सेकंड लगते हैं तो ये आखिरी सेकंड 7 सेकंड होगा। तो मैंने कहा टीएच सेकंड हो गया। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टीएच सेकंड ये हमारे पास हो गया 5h/9। और इसका तो फॉर्मूला भी था, वो क्या फॉर्मूला था? एसटी टर्म में काइनेमेटिक्स की इक्वेशन पढ़ी थी, u + a/2 ब्रैकेट में 2t - 1 ये फॉर्मूला पढ़ा था। u 0 हो गया क्योंकि स्टोन को जब ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, लिखने की जरूरत नहीं। a की जगह g आ गया आपके पास, तो g/2 हो गया। t की जगह t है, 2t - 1 हो गया। ठीक है, इससे भी मैंने h को सब्जेक्ट बना लिया सपोज। तो h = 9/5 into half g 2t - 1। अब इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड सेम है, बोथ हैव द सेम लेफ्ट हैंड साइड, तो इसका मतलब इनके राइट हैंड साइड इक्वल होने चाहिए। तो मैंने दोनों के राइट हैंड साइड इक्वेट कराए। हाफ g t² = 9/5 into half into g ब्रैकेट में 2t - 1। हाफ जी दोनों तरफ से कैंसिल कर दिया, इधर लेके आया 5t²। ये इसमें मल्टीप्लाई हुआ 18t इक्वल के उधर ले गया -18t। ये 9 इसमें मल्टीप्लाई हुआ -9 इक्वल के उधर ले गया +9 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। सॉल्व करेंगे तो आपको t की वैल्यू मिल जाएगी। लेट मी सी क्या फाइंड करना था हमें। हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी थी। यहाँ से t मिल जाएगा, जैसे ही t मिलेगा t की वैल्यू इसमें या इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, h मिल जाएगा। ठीक है, कोई डाउट इसमें किसी को? इसको सॉल्व करके आप t की वैल्यू निकाल लेंगे। बोलो बच्चों, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व कर लोगे? Yes, sir. यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे आपको h भी मिल जाएगा। स्टिल कोई डाउट पड़ेगी? तो शाहरुख खान की बहुत अच्छी सी मूवी आई थी, उसका नाम बता देता हूँ मैं आपको, मैं हूं ना। तो अगर कोई डाउट आएगी तो फिर आप मेरे से पूछ सकते हो। 11th में कोई डाउट? 12th? 13? Close the pen. If the deceleration experienced by a moving motorboat after its engine is cut off is given by dv/dt = -kv3। Oh. dv/dt = -kv3। देखो हमसे क्या कह रहा है? डेसेलरेशन एक्सपीरियंस। अब डेसेलरेशन एक्सपीरियंस माइनस में लिखी गई है, क्यों? डेसेलरेशन है। एक्चुअली में dv/dt तो एक्सेलरेशन होता है और नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन जो होता है वो डेसेलरेशन होता है। तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखी हुई है, dv/dt नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब डेसेलरेशन। इसका मतलब है t तो हमेशा बढ़ता है, ये v डिक्रीजिंग है, v कम हो रहा है आपके पास। कह रहा है where k is a constant, if v0 is the magnitude of the velocity at cutoff, the velocity of the magnitude of the velocity at time t after the cutoff is। देखो एक मोटर बोट है, वो चल रही है, उसका इंजन ऑन है, किसी समय हम t = 0 पे मान लो उसके इंजन को स्विच ऑफ करते हैं। ये इंजन के स्विच ऑफ करने का प्रोसेस जो है, इसी को हम बोल रहे हैं कट ऑफ। हमने इंजन को ऑफ कर दिया। इंजन को ऑफ करने के बाद ये मोटर बोट हमेशा तो नहीं चलेगी, ये स्पीड इसकी कम होने लगेगी। इसकी स्पीड कम होते होते कहीं पे ये रुकेगी। तो ये स्पीड जो कम हो रही है उसका मतलब रिटार्डेशन हो रहा है। उस रिटार्डेशन की वैल्यू आपको मैथमेटिकली दी गई है कि वो रिटार्डेशन कितना है। आपसे अब पूछ क्या रहा है? आपसे पूछता है कि कट ऑफ होने के t टाइम के बाद t = 0 पे कट ऑफ हुआ था, तो t = t पे मोटर बोट की वेलोसिटी कितनी है? तो नो प्रॉब्लम, यहां से देखते हैं, इसी से चलते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, dv/dq = -k dt।
अगर इसको मैं इंटीग्रेट कर दूं तो मेरे को v और t के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। इंटीग्रेशन v की पावर 3 डिनोमिनेटर में था, ऊपर लिख दिया v की पावर -3 dv इक्वल्स टू माइनस के कांस्टेंट था इंटीग्रेशन में dt। जिस समय t 0 था यानी कि मोटर बोट का इंजन हम बंद कर रहे थे, द इंजन वाज कट ऑफ, उस समय वेलोसिटी कितनी थी, कहा भी नॉट। जिस समय टाइम t हो गया तो हमने मान लिया उस समय वेलोसिटी v हो गई। ठीक है, क्या इसे आप इंटीग्रेट कर पाएंगे? Would you be able to integrate this? Yes, no बोलो बच्चों। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अगर आप इसे इंटीग्रेट कर पाओगे तो आपको v और t के बीच में रिलेशनशिप मिल जाएगा, वही आपसे पूछा गया है। बाकी इसका कोई मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने आपको कहा, अभी इंटीग्रेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम जो फॉर्म यूज होता है वो x टू द पावर n dx वाला होता है। x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ये वाला फॉर्म होता है। ये भी उसी फॉर्म में है, ये भी उसी फॉर्म में है। इसमें पावर -3 है, ऐड करोगे 1 उसमें -2 हो जाएगी, -2 से डिवाइड करोगे। इसमें t की पावर 0 है, 1 यूनिट बढ़ाओगे t हो जाएगी आपके पास, उससे आप p को सब्जेक्ट बना लो, वो आपके पास आंसर हो जाएगा। ये क्लियर है भाई? किसी को डाउट तो नहीं इसमें? हाँ सर। 14th 15th क्वेश्चन नंबर 16th सर, क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व तो हो गया बट उसमें आंसर शायद नहीं दे रखा, चारों में एक भी सही। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 देखता हूं मैं क्या है। A ball is thrown from the top of a tower in vertically upward direction. Velocity at a point h below the point of projection is twice the velocity at a point h above the point of projection. Find the maximum height सर reached by the ball above the tower. इसका आंसर सी ऑप्शन आ रहा है लेकिन गलत दे रखा है। चलो ये मैं चेक करूंगा। मैंने कहा अभी जिसमें आपको लगता है आपने ठीक कर दिया, इसे डाउट में मत पूछो। आपने ये लगा ना आपको, आपने ठीक कर लिया, आंसर नहीं मैच कर रहा, आंसर की फॉल्टी है, वो मुझे भेज दो। हो सकता है आप सही हो, हम क्यों उसे डिस्कस करें, मैं चेक कर लूंगा। अगर आंसर आपके अकॉर्डिंगली हुआ कि भाई नहीं मैच हो रहा है, वाकई में आंसर की फॉल्टी है, करेक्शन करा दूंगा। लेकिन आंसर की मैच हुआ तब आपका डाउट है, मैं खुद से ही डिस्कस कर दूंगा उसे। भेज ठीक रखा है है ना? सॉल्यूशन आपको। हाँ, इसको फिर मैं पेंडिंग रखता हूँ। आप मुझे पोस्ट जरूर कर देना क्योंकि मैं बाद में भूल जाऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको फॉल्टी लग रहे थे। तो प्लीज मैसेज मी द नंबर्स ऑफ द क्वेश्चन इन विच यू आर थिंकिंग दैट द आंसर की इज फॉल्टी। क्वेश्चन नंबर 15 में कोई डाउट? 16th Yes, sir. 16 taxis from station X. Taxis leave station X for station Y every 10 minutes. Simultaneously, a taxi also leaves Y from station X every 10 minutes. The taxis move at the same constant speed and go from X to Y or vice versa in 2 hours. How many taxis from one side will meet each taxi and route from Y to X? ठीक है, मैं एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन नहीं करूंगा, डेटा बदल करके क्वेश्चन करूंगा। मतलब होगा तो यही, सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा बदल देता हूँ। ये क्वेश्चन उसके बाद आप फिर से खुद अटेम्प्ट करोगे। मैं बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन लूंगा, सिर्फ डेटा बदला हुआ होगा। डेटा के साथ साथ क्वेश्चन की कुछ थोड़ी सी वर्डिंग भी बदल दूंगा। इसमें टैक्सी चल रही है, उसमें कुछ और चला दूंगा। मान लीजिए ओपन सी में 2 पोर्ट्स हैं, ए और बी। इन दोनों के बीच में समुद्र ही समुद्र है, खुला समुद्र, ओपन। यहां से डेली ए से एक शिप चलता है बी के लिए और डेली बी से एक शिप चलता है ए के लिए। ठीक है ना? मान लो सुबह 9 बजे यहां से शिप चलता है, आज सुबह 9 बजे चलेगा। ठीक, और यहां से भी सुबह 9 बजे जो है एक शिप चलेगा आज। ये शिप इधर चलेगा और ये शिप इधर चलेगा। और मान लो ए से बी जाना हो या बी से ए आना हो किसी शिप को, तो उसको टाइम लगता है 15 दिन का, 15 डेज का जर्नी टाइम, 15 दिन का।
अब मैंने आपसे पूछा कि अगर मान लो एक शिप में मैं बैठ जाऊं ए से बी के लिए आज, तो जब तक मैं बी पे पहुंच नहीं जाता तब तक मुझे रास्ते में कितने शिप मिलेंगे? ए और बी के बीच में कहीं पे भी जो शिप मिलेंगे यहां से आते हुए, वो कितने शिप मुझे मिलेंगे? ठीक है, तो सपोज मैं आज की एग्जैक्ट डेट नहीं ले रहा हूं, मैं वैसी डेट लूंगा जो मेरे को कंफर्टेबल हो जाए, और इसको भी थोड़ा छोटा कर देता हूँ। सपोज 9 डेज की जर्नी है, 9 डेज की जर्नी है, थोड़ी गिनती छोटी आएगी तो बोलना आसान होगा, वैसे 15 दिन में भी भाई कंसेप्ट लग जाएगा आपका। मान लो आज 15 तारीख है, टुडे इज 15। 15 तारीख को सुबह 9 बजे बैठ गया मैं यहाँ से, मैं यहाँ कब पहुंचूंगा? 9 दिन की जर्नी है। 15 से 16 की सुबह पहुंचा तो एक दिन हुआ, 17 की सुबह पहुंचा तो एक और दिन हो गया, 18 की सुबह एक और दिन, ऐसे 9 दिन गुजरेंगे, तो उस दिन कौन सी डेट होगी जब मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा? बोलो भाई। क्या डेट होगी उस दिन? आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को मेरी? 24, 24 तारीख हो जाएगी। 16 के 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 15 से 16, ये हुआ एक दिन, ये दूसरा दिन, ये तीसरा दिन, ये चौथा दिन, तीसरा दिन, ये चौथा दिन, ये पांचवा दिन, 6th, 7th, 8th और ये 9th। 9 दिन हो गए पूरे, 24 को पहुंच जाऊंगा मैं। ठीक है, अच्छा, जो शिप यहां से आज की डेट मैंने 15 ली थी, जो शिप 15 तारीख को यहां पहुंचा, वो यहां से कब चला होगा? जो शिप ए पे बी से आने वाला, जो शिप ए पे 15 तारीख को पहुंच रहा है, वो बी से कब चला होगा? किस डेट को? 6 तारीख को। 6 डेट 6 तारीख को, ठीक है ना? चलो 6th वाला तो यहाँ पहुंच गया है, लेकिन व्हाट अबाउट द शिप व्हिच स्टार्टेड ऑन 7th, वो कहाँ पे है? वो रास्ते में ही कहीं होगा ना। मैं 15 को चल रहा हूँ, 7 वाला तो अभी पहुंचा नहीं है, एक दिन बाद पहुंचेगा, तो वो रास्ते में ही कम होगा, कहीं होगा। इसका मतलब 7 से लेकर 24 तारीख तक जितने भी शिप चलेंगे बी से, वो सारे मुझे कहीं ना कहीं रास्ते में मिलेंगे। 7 तारीख वाला भी मिलेगा, 8 तारीख वाला भी मिलेगा, 9 तारीख वाला भी मिलेगा, 10 तारीख वाला भी मिलेगा, ऐसे 24 तक का हर शिप मेरे को मिलेगा। तो कितने शिप मिलेंगे मेरे को रास्ते में, क्या आप बता पाएंगे? 7 से लेंगे 24 तक कितने दिन आ रहे हैं, क्या आप कंक्लूड कर पाएंगे? बोलो भाई। यस सर। ये आपको समझ में आ गया ना? बस उसमें शिप की जगह टैक्सी है, 9 दिन की जर्नी की जगह 2 घंटे की जर्नी है, डेली की जगह 10 मिनट का इंटरवल है। तो आप एक टाइम फिक्स कर देना। मान लो आपने कहा सुबह 8 बजे चल रहा हूं मैं, 8 बजे चल रहा हूं, तो पहुंचूंगा कितने? 10 बजे। तो आप ऐसे सोच लेना, तो 10 बजे तक पहुंचोगे आप, तो कौन सा वहां से कितने बजे जो चला होगा जो यहाँ 8 बजे पहुंचा था, उसके अकॉर्डिंगली आप कंक्लूड करना कि कितना है। और अगर अभी भी कंफर्टेबल ना लगे तो 10 मिनट को 10 दिन समझ लेना, 2 घंटे को 20 दिन की जर्नी समझ लेना, ठीक है ना? तो उससे भी वही रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। डेट्स में अगर आप कंफर्टेबल हो तो डेट्स के अकॉर्डिंगली वर्क कर सकते हो। इसको आप अटेम्प्ट करोगे, स्टिल अगर आपको प्रॉब्लम रहती है, आंसर नहीं मैच करता, तो यू कैन पोस्ट मी। 17 सर। 17 में कोई डाउट? यस सर। Between two stations, a train accelerates from rest uniformly at first, then moves with constant velocity, and finally retards uniformly to come to rest. If the ratio of the time taken is 1:8:1, and the maximum attained speed is 60 km/h, then what is the average speed over the whole journey? ठीक है, देख लेते हैं भाई। If the ratio of the time taken is, what is the average speed निकालनी है हमारे को? 60 km/h, 1:8:1। ठीक है,
देखो रेस्ट टू रेस्ट का क्वेश्चन फिर आ चुका है हमारे पास। ऐसे केस में मैंने आपसे कहा ऐसा क्वेश्चन अक्सर आता है हमारे पास, और ऐसे क्वेश्चन को सबसे आसान होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से सॉल्व करना। लेट्स गो ऑन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। पहले कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस आया, जीरो से वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम वेलोसिटी तक पहुंची जो कि 60 किलोमीटर पर आवर दिया। इसके बाद केस आया आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने का। उसके बाद यूनिफॉर्मली रिटार्ड होकर के रेस्ट तक आ ये ग्राफ। अगर मैं मान लूं यहां से यहां तक का टाइम t है, तो इस टाइम का एक टाइम ये है, रेशियो दिया हुआ है 1:8:1, तो इसका मतलब यहां से यहां तक का टाइम 8t है, तो टोटल टाइम यहां से यहां तक का हो गया 90, और फिर यहां से यहां तक आने का टाइम t है, तो ये हो गया 10t। ठीक है, ये हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसके लिए बना लिया। डेटा देख लूं एक बार। एवरेज स्पीड निकाली, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप देखो एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं पता है आपको? एरिया क्या करेंगे एरिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे एरिया डिस्प्लेसमेंट एरिया एरिया निकालेंगे, तो इसका एरिया निकाल लेते हैं। इस ट्रायंगल का एरिया हाफ इनटू 60 इनटू t। इस रेक्टेंगल का एरिया बेस इनटू हाइट, यहां से यहां तक 8t है, इनटू 60 प्लस इस ट्रायंगल का एरिया हाफ इनटू बेस, यहां से यहां तक t हो गया, इनटू 60। अब सब में से देखो t और 60t आप कॉमन ले सकते हो, ठीक है ना, 60t आप कॉमन ले सकते हो। मैं एक काम और करता हूं, 2/2 और लिख देता हूं, सबके डिनोमिनेटर में 2 था, यही नहीं था, उसको भी ले आया, तो मैंने कहा मैं 60t/2 कॉमन ले सकता हूं। 60t/2 कॉमन ले लिया, 60t/2 कॉमन, तो ये तो पूरा पूरा कॉमन हो गया, बना गया। यहाँ पे 60t/2 कॉमन ले लिया, 16 आ गया। यहाँ पे 60t/2 कॉमन ले लिया, 1 आ गया। अब आ गया मेरे पास 16, 117, 118, 2 से डिवाइड किया 18 को 9, मेरे पास आ गया 60 इंटू 9 इंटू t। ये टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गई, दिस इज टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल टाइम कितना लगा है यहाँ से यहाँ तक? 10t, 10t से डिवाइड कर दो, एवरेज वेलोसिटी आ गई। एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू 60 इंटू 9, 60 इंटू 9 इंटू t अपॉन 10t। इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, एवरेज वेलोसिटी आ गई। क्लियर है ये? कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर। 18 में कोई डाउट? 19th, 20th, 21st, सर 20 20. Two cars A and B are traveling in the same direction with velocity VA and VB. VA is greater than VB. When the car A is at a distance S behind car B, A behind है car B के। एक छोटा सा अपने लिए रफ फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे A हो गया, यहाँ पे B हो गया, ये सेपरेशन इनके बीच का S से दिया, और देखते हैं क्या क्या स्पीड से चल रहे हैं। ये चल रहा है VA से, this is moving with speed VA, this is moving with speed VB,
और आपको कहा गया है VA इज ग्रेटर देन VB, VA इज ग्रेटर देन VB। अब देखें क्या होगा, कहता है कि द ड्राइवर ऑफ A अप्लाइज अ ब्रेक प्रोड्यूसिंग अ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन A। इसके पास एक एक्सेलरेशन भी आ गया वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन का A। अब कहता है कि देयर इज नो कोलिजन बेल्ट। अब देखो कुछ देर में B यहाँ पे पहुंचेगा, यहां से चलते चलते B यहाँ पे आ गया। अगर A भी यहाँ से चलते चलते जस्ट इसके पहले तक पहुंच जाए, यहाँ तक एकदम बस छूने ही वाला है, 0.1 mm का सेपरेशन रह गया दोनों के बीच में, और इस समय दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो चुकी है, तो क्या एक्सीडेंट होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो थोड़ा सा सेपरेशन तो दोनों के बीच में रह गया है। अगले इस इंस्टेंट में इसकी वेलोसिटी तो BB रहेगी, लेकिन जो A की वेलोसिटी है वो रिटार्डेशन की वजह से BB से कम हो जाएगी, यानी कि सेपरेशन बढ़ने लगेगा। इसका मतलब है इस जगह पे ना आकर के इससे पहले ही कहीं ऐसा हो जाए, इससे पहले ही कहीं हो जाए तो होगा। इसका मतलब है जिस समय B ट्रेवल करता है, distance traveled by B is x, distance traveled by B is x, and distance traveled by A is, मान लो y, अगर y जो है वो छोटा हो जाए s plus x से तो एक्सीडेंट नहीं होगा। अगर y छोटा हो जाए s plus x से तो ऐसा नहीं होगा, एक्सीडेंट नहीं होगा इनके बीच में। रिलेटिव से कर लो, बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन, शायद एक ही लाइन में सॉल्व हो जाएगा। तो हम अलग अलग निकालने के रिलेटिव से वर्क करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ A रिलेटिव टू B, ये माइनस B, डायरेक्शन क्या हो गई? ये वाली डायरेक्शन हो गई। एक्सेलरेशन ऑफ A रिलेटिव टू B कितना हो गया? ये हो गया A, और इसकी डायरेक्शन क्या हो गई? ये इसी के पास था, इसके पास तो 0 था। डिस्प्लेसमेंट ऑफ A रिलेटिव टू B इज लेस देन S। अगर एक्सीडेंट नहीं होना है तो B के रिलेटिव में ये होना चाहिए कि ये डिस्प्लेसमेंट A की जो हो विद रिस्पेक्ट टू B वो इनके इनिशियल सेपरेशन से कम हो, तो ये टकराएंगे नहीं। और फाइनल वेलोसिटी ऑफ A रिलेटिव टू B कितनी हो जाए? 0, यानी कि दोनों की वेलोसिटीज इक्वल हो जाए। अब देखो U पता है, A पता है, S का पता है, ये पता है, तो हम एक काम करते हैं, SAB निकालते हैं। इतने डेटा को लेकर के SAB को वर्क करते हैं। B स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2A का फॉर्मूला लगाया, B स्क्वायर 0 हो गया, U स्क्वायर का मतलब BA माइनस BB का स्क्वायर हो गया, माइनस 2A, S की जगह SAB लिखा अभी मैंने, SA विद रिस्पेक्ट टू B, यहां से SA विद रिस्पेक्ट टू B निकाल दिया, यह आ गया BA माइनस BB का होल स्क्वायर अपॉन 2A, और ये वाली चीज हमें पता है लेस देन A है, S है, सॉरी लेस देन S, दिस वाज लेस देन S, तो दिस इज आल्सो लेस देन S। यही मेरा ख्याल इसका सॉल्यूशन हो गया, इसी फॉर्मेट में आंसर होना चाहिए शायद, हाँ इसी फॉर्मेट में। क्लियर है ये? कोई डाउट उसमें किसी को? भाई क्लियर है आप लोगों को ये? यस सर। ठीक है, 5 क्वेश्चन आपके बच गए, उसके लिए मैं आपकी अलग से जूम क्लास लूंगा, क्योंकि अभी फिर मेरी मीटिंग है मनीष सर के साथ, तो उसके लिए मैं जाऊंगा, तो क्लास फर्दर एक्सटेंड नहीं कर पाऊंगा। सर वो डाउट्स भी जो मैंने आपको भेजे थे, हाँ बेटा वो भी मैंने रखे थे, मैंने सोचा था डिस्कस कर लूंगा, अपने पास शीट रखी थी, वो भी मैंने आपके डाउट्स लिख करके, शीट है मेरे पास, लेकिन मैं डिस्कस नहीं कर पाया हूँ। आज नहीं तो कल डेफिनेटली डिस्कस करूंगा। आज भी हो सकता है मैं आपको लेट इवनिंग का कोई शेड्यूल दे दूं जिसमें आपके ये डाउट्स और बचे हुए 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लूं, नहीं तो कल डेफिनेटली 100% श्योर आपका ये डिस्कस हो जाएगा। आपने जो डाउट्स अलग से भेजे हैं वो प्लस जो 5 क्वेश्चन बच गए हैं। अभी मेरी मजबूरी है कि मैं क्लास एक्सटेंड नहीं कर पाऊंगा, मुझे मीटिंग अटेंड करनी है, इसलिए जो है सॉरी फॉर दैट। हो सका तो आज ही, नहीं तो कल पक्का डिस्कस होगा। सर हाँ बोलो बेटा। सर, जो कल आपको एक क्वेश्चन भेजा था ना, जो आपने ओरली बताया था सर, बेटा वो क्वेश्चन वाला बताना पड़ेगा, मैं तो भूल गया। आप सोचो ना, आप अकेले नहीं हो मेरे से क्वेश्चन पूछने वाले। मैंने एक दिन में, आप भी पूछ रहे हो, 11th का दूसरा बैच भी पूछ रहा है, आपके बैच में कई बच्चे पूछ रहे हैं, दूसरे बैच में कई बच्चे पूछ रहे हैं, 12th के बच्चे पूछ रहे हैं, जो 12th पास आउट है वो पूछ रहे हैं। तो इतने डाउट बताने के बाद मेरी मेमोरी में रहे कि आपने क्या पूछा था, इसके चांसेस थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। आप मुझे क्वेश्चन बताओगे तो मुझे रिकॉल होगा।
तो एच.सी. वर्मा का था शायद इसका डाउट। नहीं देखो मैं कह रहा हूँ ना, मेरे को मेमोरी में नहीं है। आप अगर आपको कोई डाउट रह गया उस क्वेश्चन में, दोबारा भेज दो मेरे को वो क्वेश्चन, बोलो कि सर डाउट है, डिस्कस ही करना चाहते हो तो अगली जूम क्लास में आऊंगा, अपना क्वेश्चन अपने पास लिख करके रखो, मुझे उस समय बता दो, क्लास में डिस्कस कर लूंगा। एक दो क्वेश्चन तो मैं स्कूल का जितने भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन बीच में पूछोगे तो कर लूंगा। हाँ ढेर सारे क्वेश्चन होंगे तो फिर मेरे को प्रॉब्लम है कि जो प्लान बना हुआ है उसके अकॉर्डिंगली करने में क्लास में जूम में, उसको हमें अलग से प्लान करना पड़ेगा। एक दो क्वेश्चन होंगे तो मैं किसी भी क्लास में बता दूंगा। स्कूल अभी कब भी आपको कोई खुलेंगे? याद हो तो मैं अभी भी बताने को तैयार हूँ, एक क्वेश्चन तो मैं अभी भी बता सकता हूँ। स्कूल आप भेज देना मेरे को, स्कूल अगर कब डाउट खुलेंगे? तो भेज देना। सॉल्यूशन नहीं आप डिस्कस करना चाहते हो तो अगली जूम क्लास में अपने साथ रखना क्वेश्चन, मुझे क्लास में ही बता देना वो क्वेश्चन, पहले भेजने की जरूरत नहीं, मैं जूम में डिस्कस कर दूंगा। सर स्कूल कब खुलेंगे? ठीक है, तो आज का ये सेशन फिर अभी ओवर कर दूंगा। सर स्कूल कब खुलेंगे? क्या चीज बेटा, आवाज नहीं आ रही आपकी, बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है, फिर से बोलो। स्कूल कब खुलेंगे सर? नहीं समझ में आया बेटा, फिर से बोलो। ऐसे कह रहा है स्कूल कब खुलेंगे। स्कूल कब खुलेंगे बेटा? स्कूल 26 जून के बाद कभी भी खुल सकते हैं, 11-12 के खुलने के पूरे चांसेस है 26 जून के बाद। 26 जून तक तो नहीं खुल रहे हैं, ये गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर है जो अभी तक आया है, उसमें ये आया कि 26 जून के बाद कभी भी खोले जाएंगे, लेकिन वो डेट कौन सी होगी वो नहीं बताया कि वो 1 जुलाई होगी 10 जुलाई होगी। हाँ ये बोला है कि 26 जून के बाद खोलेंगे। अब ये मान के चलो एक्सपेक्टेड जो है जुलाई का, हम ये मान के चल रहे हैं कि सेकेंड वीक में खुल सकते हैं। उससे पहले खुल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी तक की एक्सपेक्टेशन यही है। क्योंकि जो सिस्टम चल रहा है इस बीच हम उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ठीक से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे, कोई प्रोसेस ऐसा निकला है जिससे हमारा इंटरेक्शन अच्छे से हो सके, उसका प्रोसेस कर रहे हैं। अगर वो सक्सेसफुल हुआ तो विद इन अ वीक और 10 डेज हम और अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएंगे। देख रहे हैं उस चीज को वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई हमारे को और अच्छा सोल्यूशन मिल जाए इस चीज का। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं पे रोकते हैं बेटा, नेक्स्ट क्लास में आगे की चीजें डिस्कस करेंगे।